सेशन है विपक्ष की सेंधमारी से क्या पक्ष का होगा फायदा। बात ये हो रही है कि आज के दिनों में एक पक्ष है, एक विपक्ष है। पक्ष के पास आप हरदम देखिएगा कि वोट 50% से कम होते हैं। 2019 में भी जैसा कहा गया कि बीजेपी की अभूतपूर्व सफलता थी, 37 पॉइंट कुछ 38 पॉइंट पकड़ लीजिए वोट थे, 62% वोट उनके खिलाफ थे। अब ऐसे वातावरण में जब छोटी छोटी पार्टियां आ गई हैं, जो विपक्ष का बिखराव है वो सूट करता है। सी पांडे साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि दो पार्टी व्यवस्था तो है नहीं, कोई राज्यों में सीधा चुनाव तो होता नहीं कि या तो ये या तो ये। ऐसे में आपको कैसे चुने, आप कैसे चुने? क्योंकि हो सकता है जो चुना जा रहा है वो किसी गणित के चक्कर में चुना जा रहा है, लेकिन अगर आपको सबसे अच्छा चुनना है तो ये कैसे, इसको बैलेंस कैसे करें? देखिए, बड़ा ये मुश्किल है। एक तो ये भावना जनता में ये रहती है कि हम जीतने वाले को चुने। ये अवधारणा पता नहीं क्यों आ गई पार्टी लोकतंत्र में कि जो जीत रहा है उनको चुनो, और जीत रहा है जिनको चुनो के पीछे उनकी जो ये संस्था ये रहती है, ये जीत जाएगा तो मेरा काम होगा, मेरे छोटे छोटे काम होंगे। जो समस्याएं उनकी, हर आदमी की इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही है कि उसको लगता है कि जो जीतेगा वो हमारी समस्या का समाधान है। और मेजॉरिटी में जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी समस्याएं बहुत छोटी छोटी रहती है। कोई पुलिस के यहाँ और कोई लेखपाल के पास समस्या होती है, किसी को ये जो पेंशन मिल रही है, अगर बुढ़ा पेंशन विधवा पेंशन मिल रही है तो ये समस्या। और आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगता नहीं है कि बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी दबंगई के ये छोटे छोटे काम भी नहीं कर लेते। अब मान लीजिए किसी ने जाके दबंग आदमी ने पुलिस को थोड़ा सा खिलाया और किसी को गाँव के किसी भी आदमी को पकड़वा दिया और बेचारा मुसीबत में फंस जाता है और मुकदमेबाजी और जेल उसका हो जाता है, कोई उसको मदद करता। तो एक तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताएं ये हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि जो जीतेगा वो मेरा काम करे। अब जीतने के लिए छोटी पार्टियां में बहुत ही विचार अच्छे होते हैं, इनके पास कार्यक्रम होते हैं, लोग पसंद भी करते हैं कि, और खास करके छोटी पार्टियों की एक विशेषता ये है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो बड़े अच्छे ईमानदार लोग होते हैं। वो ज्यादा लोग आप देखिए छोटी पार्टियों में बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो गुंडे बदमाश मवाली टाइप के लोग हैं, क्योंकि वो गुंडे बदमाश मवाली टाइप के लोग तो सब बड़ी बड़ी पार्टियों में अपनी जगह बना लेते हैं। तो ज्यादातर ये अच्छे लोग होते हैं और उनके पास अच्छे कार्यक्रम होते हैं, जनता की समस्याओं को भी बहुत नजदीक से समझते हैं और लोगों से 1 to 1 का कांटेक्ट भी रहता है। लेकिन समझते हैं लोग कि ये लोग हमारे जीतेंगे नहीं, ये सरकार बनेगी नहीं, तो फिर हमारा वोट देना इन लोगों को बेकार है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को ये ज्यादा से ज्यादा ये मनोवैज्ञानिक समस्या, ऐसा नहीं है। अगर वो छोटी पार्टियां हैं, अगर उनको लोग जिताएंगे, अगर उनके 2-4 एमएलए भी अगर वो पहुंच जाए एमएलए में, हम नहीं कह रहे सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन सरकार पहुंच जाएगी, लेकिन 2-4 एमएलए भी छोटी पार्टियों के जो विचारवान लोग हैं वो अगर विधानसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि पूरे सिस्टम को, जो पूरा लोकसभा को कैप्चर कर सकते हैं। आखिर लोहिया अकेले गए और लोहिया ने जितने शॉर्ट टाइम ही रहे, तो आप देखिए लोहिया ने कितने बातें और कितने बहस उठाई। अगर उस पूरे टेन्योर का आप देखिए उनका बहस का, तो लोहिया की जो बहस है वो रिमार्केबल बहस है। हर एक मुद्दे पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जैसे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बारे में भी इस तरह के जो बातें उठाई, कुटेबल कोट्स हैं उनके, बहुत सारे कुटेबल कोट्स हैं। लेकिन आज क्या है कि आप विधानसभा लोकसभा में देखिए, शायद ही आज पिछले 5 साल में कौन सा कोटेबल कोट मिल जाएगा किसी एमपी का, किसी एमएलए का, जो कि आप डिबेट में बहस कर सके, सिवाय इसके गाली गलौज, तुमको नीचा दिखाना, तुम ऐसे कर रहे हो, तुमको डाउन करना है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा। और जनता के भी जो मुद्दे हैं उस पर भी बहस नहीं होती है। एक एक दिन में 20-20, 40-40, लोकसभा में 20-20, विधानसभा ये विधेयक पास हो सकते हैं। तो ये बताइए, जैसे आप हैं, हम हैं, या और पढ़े लिखे लोग अगर विधानसभा लोकसभा में पहुंचते, अगर जनता ये समझती कि हमारी यूटिलिटी है, तो हम अकेले ही हम लोग इनकी ऐसी की तैसी कर देते और बता देते कि देखो ये कानून है, ये व्यवस्था है, इस तरह कर सकते हो, इसके फायदे हैं, नुकसान है। फिर टीवी और चैनल के लोगों को भी मसाला मिलता है, ऐसा नहीं। आप तो टीवी चैनल के पास कुछ दिखाता नहीं, कुछ मिलता नहीं, तो सिर्फ दिन रात वो वही दिखाते रहते हैं कि उसने कौन से उसके खिलाफ गाली वाली बात कर दी, कौन उसको नीचा दिखाने वाली बात की, सब ये चल रहा है।
तो ये एक समस्या है। अब इस समस्या का समाधान फिर भी छोटी पार्टियों को ये चाहिए कि अपने मुद्दे और अपने विचार को उठाते रहें। एक दिन एजुकेट जनता हो जाएगी, और जनता जब एजुकेट हो जाएगी तो लोगों को चाहिए। आखिर में लोहिया को भी 15-20 साल लग गया लोकसभा में पहुंचने में, तो जो कि जगह फ्रीडम मूवमेंट के पार्टी लगे रहे, लेकिन जब अकेले खड़े हुए तो उन्हें भी 15-20 साल लगे। तो उसी तरह हम तो समझते हैं कि इन लोगों को पहुंचना चाहिए, लगे रहना चाहिए। बस ये है कि सत्ता की मोह छोड़ देना चाहिए, सत्ता हमें मिले, क्योंकि सत्ता की मोह करेंगे तो जो मानसिकता है बड़े पार्टियों को जिताना है तो उसी के साथ जुड़ना है, और जब उसके साथ आप जुड़ जाएंगे तो आपका कोई महत्व, मतलब जिस विचार के लिए आप जनता में जाना चाहते हैं वो विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, उसकी कोई महत्ता नहीं, क्योंकि आपको कौन सुनने वाला है, वो तो अपना एजेंडा हर आदमी चलाता है। और खास करके आज तो ये प्रचलन हो गया कि मुख्यमंत्री हो गया तो मुख्यमंत्री अपना एजेंडा चलाने लगा, प्रधानमंत्री एजेंडा चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई बतावे कि तुम क्या भाषण, क्या बात कहते हो, इस तरह से बोलते हो, क्या उत्तर प्रदेश को, मतलब ये भाषा किसी मुख्यमंत्री को सकती, या देश के प्रधानमंत्री भी जिस तरह से बोलते हैं, और जिस तरह से अपने शब्दों में, मैं पहला प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा जो कि जितने बार, कम से कम हर भाषण में ये सीना ठोक ठोक ये मोदी है, ये मोदी है। अब बताइए कोई लीडर, जन नेता, वो भाई तो आप समझाने को क्या सीना ठोक ठोक कहेगा कि ये मोदी है, मोदी है, अपने ही नाम लेते रहते। तो ये चीजें खत्म होगी तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में छोटी पार्टियों की समस्या है, लोगों को लोकसभा में अच्छे लोगों को पहुंचाने की समस्या है, विधानसभा में अच्छे लोगों को पहुंचाने की समस्या है, और इस नाते चूंकि ये बात उठ नहीं पाती है इसलिए जनता का आकर्षण नहीं बढ़ पाता, और अच्छा जनता आकर्षण नहीं बनता, जनता की माइंड सेट बना हुआ है, और जनता भी छोटे छोटे मुद्दे वोट देती है उसको। जी मैं प्रोफेसर रविकांत साहब आपसे जरा एक चीज और समझना चाह रहा हूं। एक बार मैं, जो हम लोगों ने एक एंटी कांग्रेस वेव 77 में बहुत कस के बना था, उस समय लगा था कि सारी देश की सारी समस्याओं की जड़ इंदिरा गांधी और कांग्रेस है। इमरजेंसी लगी थी, लोगों में माहौल बन गया था। उसके बाद आज के पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1-1.5 साल से, खास करके किसान आंदोलन के बाद एक एंटी बीजेपी माहौल बन रहा है जिस समाज में मैं घूमता हूं। लेकिन बीजेपी बहुत आश्वस्त है, उसको लगता है कि विपक्ष के वोट बिखराव होंगे, वो जो मुझे विनिंग 35-40% के बीच में वोट चाहिए वो मुझे मिल जाएंगे, ये सब लोग बिखर जाएंगे। आपको क्या लगता है, मुख्य रूप से विपक्षी वोटरों का बिखराव ही बीजेपी की सफलता की कुंजी है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और मैं थोड़ा सा अगर इतिहास पर चलूं जी तो प्लीज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो गैर कांग्रेसवाद की मुहिम छेड़ी थी, और उसमें महत्वपूर्ण ये था कि 1955 में वो डॉक्टर अंबेडकर साहब से पत्राचार कर रहे थे और उनके नेतृत्व में उस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते थे, और उनका एक एजेंडा था, बहुत साफ एजेंडा था। वो एजेंडा था समाजवाद का, वो एजेंडा था दलित और पिछड़ों की उनकी अपनी हिस्सेदारी की। जिसे मैं थोड़ा संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को आखिरी दिन जो भाषण दिया था, उसका निष्कर्ष ये था कि आज राजनीतिक आजादी तो हमको मिल गई है, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक आजादी है, या सामाजिक समता और आर्थिक समता का जो सवाल है वो अभी जीवित है। उस सवाल को हल किए बिना हम इस लोकतंत्र को, जो राजनीतिक लोकतंत्र है, उसे हम मजबूत नहीं बना सकते। और आगे बाबा साहब अंबेडकर ने तो यहां तक कहा था कि अगर ये काम नहीं होता है, सामाजिक समता और आर्थिक समता अगर नहीं प्राप्त करने का प्रयास होता है, तो राजनीतिक लोकतंत्र बिखर जाएगा, उसका कोई मायने नहीं होगा। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जिस समय गैर कांग्रेसवाद का जो पूरी मुहिम छिड़ी गई थी, उसका एक एजेंडा था, बिल्कुल साफ एजेंडा था। वो था गरीबी मिटाने का, वो था समता स्थापित करने का, वो था न्याय स्थापित करने का, और मैं उसे कहूं कि एक समाजवाद का सपना था और एक समतावाद का, समता मूलक समाजवाद का सपना था। उस एजेंडे पर लोहिया आगे बढ़ते हैं और समूचे विपक्ष का उन्होंने नेतृत्व किया। अंबेडकर साहब तो 56 में ही उनका देहांत हो गया, उस वजह से वो मुहिम उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकी। अकेले मोर्चा लिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, और उन्होंने विपक्ष को एकजुट करते हुए, बल्कि अकेले मोर्चा लेते हुए उन्होंने तमाम उन मुद्दों को उठाया
नेहरू पर जिस तरह से वो पलटवार कर रहे थे, जो उन पर आक्षेप लगा रहे थे और कभी कभी तो अतिवाद की हद तक जाते थे, लेकिन एजेंडा बिल्कुल साफ था कि पिछड़े पावे 100 में 60, ये उनका नारा था। इस एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक रूप से जिसे आप सफलता कहेंगे वो निश्चित रूप से उनको नहीं मिली, लेकिन उन्होंने उस इशू को खड़ा किया और आगे चल करके वो मुहिम कांशीराम के यहाँ या मुलायम सिंह के यहाँ, आपके नीतीश कुमार है, लालू है, इनके यहाँ वो राजनीति परवान चढ़ती है। आज का जो मसला है, आज अब हम ये कहते हैं कि एक एंटी बीजेपी गठजोड़ हो रहा है विपक्ष में, तो जहां पर ये चीज असफल होते हुए दिख रही है उसकी मूल वजह है एजेंडा नहीं होना। कि आप बीजेपी के खिलाफ जब खड़े हो रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी की जो फासिस्ट राजनीति है, बीजेपी ने समूचे विपक्ष को खत्म कर दिया है, वो डेमोक्रेटिक उनका रवैया नहीं है। ऐसे समय पर जब आप एकजुट हो रहे हैं तो आपका एजेंडा क्या है, आपको जोड़ने का सूत्र क्या है, वो सूत्र नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, किसान आंदोलन चल रहा है, उसके साथ समूचे विपक्ष के लोग खड़े हुए हैं। इसके पहले तमाम आंदोलन और हुए, उनमें भी विपक्ष की भूमिका दिखी, लेकिन महंगाई, गरीबी हो, नोटबंदी हो, इन तमाम सवालों पर विपक्ष दिखे कि साहब वो सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन वो एकजुट नहीं हो पा रहे। उसकी मूल वजह है एजेंडा नहीं होना। तो मैं समझता हूं कि अगर विपक्ष एक एजेंडे के साथ आते हैं, वो चाहे बीजेपी की फांसीवादी राजनीति के खिलाफ ही आए, लेकिन एजेंडा तो उनको बनाना पड़ेगा। या आप जो चीजें छूट रही हैं, धर्म की राजनीति के खिलाफ ही आए, लेकिन आपको वो एजेंडा बनाना पड़ेगा। समस्या ये होती है कि जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं कि साहब हिंदुत्व जो है वो खतरनाक है, लेकिन स्वयं आप सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलते हैं। एक पार्टी है वो नहीं चलने की बात करते, तो आपका एजेंडा क्या है, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। अगर किसान आंदोलन के साथ अगर आप लोग खड़े हैं तो आर्थिक आजादी के सपने की बात करिए ना, कि आर्थिक समता के सवाल पर हम एक साथ खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर एजेंडा तय होता है तो विपक्ष में जो एकता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, वो एकता ज्यादा मजबूत होगी और वो मुकाबला ठीक से कर पाएंगे। अदरवाइज वो सेंधमारी बीजेपी करती रहेगी, क्योंकि इन तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने निहितार्थ हैं और अपने अपने स्वार्थ भी हैं, तो उनको तोड़ना भी बहुत कठिन नहीं होगा। तो विपक्ष के बिखरने की उम्मीद ज्यादा दिखती है एजेंडा विहीन राजनीति के चलते। जी, मैं भरत गांधी साहब आपसे, भरत गांधी साहब नहीं है, भानु सहाय साहब, मैं आपके पास जरा एक चीज और आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि ये जातियों के अब दल बनते जा रहे हैं और वो हर एक आदमी अपनी अपनी जात में, वो राजभर साहब अपनी जाति लेके भाग गए, संजय निषाद साहब उनके ठेकेदार बन गए, अपना दल वाले कुर्मी के ठेकेदार बन गए। ये मूल समस्या गरीबी, महंगाई, इनका कोई ठेकेदार नहीं बना है। ये जो छोटी पार्टियां हैं खास करके, ये सब लोग छोटे छोटे उनके ठेकेदार बनते जा रहे हैं, जातियों के। गरीबी और इसका कोई ठेकेदार नहीं है। आपको क्या लगता है भानु साहब? देखिए साहब, एक समय जब देश में राजनीति होती थी वो समाज सेवा के लिए हुआ करती थी। अगर आदमी राजनीति में आता था तो उसके दिलो दिमाग में एक भाव हुआ आता था कि हमें सेवा करना है, अपने लोगों को आगे लाना है, जो चीज छूट रही है उनको आगे बढ़ाना है। अब परिस्थितियां बदल गई, समय बदल गया। अभी लोहिया जी की बात हो रही थी, सबकी बात हो रही थी। वो एक समय था जब लोग आदर्श पर, जब अपने सिद्धांत पर, जब आगे बढ़ने के लिए लोग संघर्ष करते थे और टकराने की क्षमता रखते थे। अब क्या आ गया है? अब स्वार्थ सर्वोपरि हो गया है। अब हम कब विधायक बने, हम कैसे विधायक बने, हम कैसे सांसद बने, कैसे हमारा भला हो, अब हमको ये सोचना प्रारंभ हो गया है लोगों का। ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल बन रहे हैं, जो आप अभी बता रहे हैं कि अलग अलग समाज के राजनीतिक संगठन बन रहे हैं, ये शुद्ध रूप से दलाली करने के लिए बन रहे हैं। ये शुद्ध रूप से सत्ता में अपनी भागीदारी कर कर अपने आप के उत्थान के लिए बन रहे हैं। इनका कोई ये एजेंडा नहीं है कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है, हमें इसको। चलिए, अगर आप समाज की बात करते हो तो जिस राजनीतिक दल का आपने गठन अपने अपनी जाति के लिए किया है,
आप वही काम गिना दिए कि आपने अपनी जाति के लिए अभी तक काम क्या क्या किए हैं। तो शिफर आएगा, जो जवाब आएगा वो शिफर में होगा। शुद्ध रूप से हर आदमी के दिमाग में बहुत सारी चीजें बदल गई। अब चीज बदलने का भी समय आ गया। देखिए, देश बदलता ही है कभी ना कभी। घूरे के भी 14 साल बाद घूरा बदल जाता है। तो अब समय आ गया है कि अब धीरे 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 ये परिवर्तन फिर होगा, फिर अच्छे लोग सामने आएंगे। अब अच्छे लोग सामने आने से डरने लगे। किसकी हिम्मत है, किसकी हैसियत है, किसकी बिसात है कि आज की तारीख में एमपी का चुनाव वो व्यक्ति लड़ जाए जिसके पास 5 करोड़ रुपया ना हो। एक व्यक्ति बता दीजिए आप जो लड़ सकता हो। बिरले हो सकते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, धोखे से बन जाती है कि भाई इनको भी हराओ, इनको भी हराओ, इनको भी हराओ, तो धोखे से कोई आदमी जीत जाए तो वो एक बिरला होता है। लेकिन अब क्या क्या सरकारों को नहीं दिखता है, चाहे चुनाव आयोग को नहीं दिखता है, या किसको नहीं दिखता है, ये छोटे दल जो भी बन रहे हैं, आप देखिए सब समीकरण करते हैं, किसी न किसी के साथ गठजोड़ करते हैं। अरे हिम्मत है तो अपनी अपनी जाति के दम पे चुनाव लड़ लो ना। नहीं लड़ सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव आया है, भागीदारी निभाओ, सत्ता पाओ, पैसा कमाओ, घर बैठ जाओ और भूल जाओ हम किस जाति से आए, किस धर्म से आए, किस संप्रदाय से आए। भारतीय जनता पार्टी, आप सबको मालूम है किस तरह की राजनीति कर रही है और किस तरह की राजनीति करती आई है। उसको दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कह के राजनीति करते हैं, वो विष घोल के राजनीति करते हैं, वो बांट के राजनीति करते हैं, वो ऐलान से राजनीति करते हैं। अब जो अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, देखिए प्रोफेसर साहब, जब तक विभिन्न राजनीतिक दलों का एक एजेंडा ना हो, और वो एजेंडा क्यों नहीं हो सकता है, कांग्रेस का अपना एक धर्मनिरपेक्ष का ऐलान चलता है आगे, तो शिवसेना जी अपना एक हिंदुत्व का लेके आगे आ जाते हैं, तो एनसीपी अपना कार्य लेके आ जाते हैं, बंगला वो बंगला वाली बात लेके आ जाती हैं। तो एक एजेंडा हो कैसे सकता है इनका, क्योंकि ये देश की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने 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 सूबे की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए एजेंडा एक नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी किसानों के एजेंडे पे सब इकट्ठे खड़े हो गए हैं, और किसान ही इस बार एक फैक्टर के रूप में सामने आएगा। किसान की राजनीति एक फैक्टर के रूप में सामने उभर कर आएगी। जो किसान के साथ खड़ा नजर आएगा वो देश पे राज करेगा। ये एक सत्यता बनती चली आ रही है। बहुत सी जगह ऐसी है, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं, सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है देश का बुंदेलखंड। यहाँ के अगर आप किसान से कह दो कि चलो आओ आज अपन लोग दिल्ली चलते हैं, उस पर पैसा नहीं है, रात में चूल्हा कौन जलाएगा, लेकिन आज भी वो उन किसानों के मुद्दे पर साइलेंट है, लेकिन खड़ा है, भावनात्मक रूप से खड़ा है, वैचारिक रूप से खड़ा है, और वो मानता है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ गलत हो रहा है। अब वो गलत क्या हो रहा है अभी उसको नहीं मालूम, क्योंकि उसको इतना ज्यादा नहीं बताया गया। लेकिन जो एक लाइन बना दी गई है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, किसानों के साथ गलत हो रहा है, तो वो भी मान रहा है हमारे साथ गलत हो रहा है। ये छोटे राजनीतिक दल मान्यवर या छोटे लोग जब भी चुनाव आता है, ये तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा लाभ कहाँ है। आज हम सापा में हैं, हमने देखा सापा अभी नहीं जीत रही है, हम भाजपा में भाग जाएंगे। भाजपा अगर नहीं जीत रही है, अरे राजनीतिक दल इनको क्यों स्वीकार करते हैं, और चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं बना देता है एक बार कि आप जिस दल में गए हो, जिस दल से जीत के आए हो, 5 साल बल्कि 6 साल तक अगर आपने उस राजनीतिक दल को छोड़ दिया तो आप डिबार ही रहेंगे। लेकिन सर ये सफेदपोश अपने लिए ही बनाते हैं सब कुछ, अपनी मनमर्जी से बनाते हैं और अपने कार्य से बनाते हैं। ठीक है भानुशाली साहब, लेकिन मेरा एक यह है कि आप कोई कानून बना लें, उसका कोई ना कोई तोड़ मैं निकाल लूंगा, मैं रिजाइन करवा के वो कर दूंगा, वो कोई ना कोई एक हाथ आगे चलता रहूंगा। जो देखिए पुलिस तो कानून बनाती है ना, लेकिन चोर तो फिर भी चोरी करता है, तो वो तो चोर एक स्टेप आगे रहेगा। मैं सीवी पांडे साहब आपसे एक चीज और जरा समझ लूं। एक तो जैसा इन्होंने भानुशाली साहब ने कहा कि किसान आंदोलन के साथ सब खड़े सब हैं, लेकिन कोई अब बिल्कुल खुलेआम ऐलान नहीं कर रहा है कि जब मैं आ जाऊंगा तो मैं तीनों बिल पास करूंगा, मैं एमएसपी दूंगा। जो किसानों की मांग है उसको उत्तर प्रदेश में कहीं कहा है शायद कांग्रेस ने,
कि मैं पूर्ण रूप से MSP 23 उस पर लागू करूंगा, लेकिन बाकी मुझे अभी तक कोई नहीं मिला जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े जा रहे हैं कि पार्टी ने कहा हो कि मेरे आने पे मैं MSP दूंगा और तीनों। मैं आपसे श्री पांडे साहब ये समझ रहा था कि ये जो छोटे छोटे दलों का मोर्चा है, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये बीजेपी के अगेंस्ट लड़ेंगे लेकिन चले जाएंगे बीजेपी के साथ, हरियाणा में हमने देखा ही। ये कांग्रेस के साथ लड़ेंगे तो चले जाएंगे उधर। मतलब ये इन लोगों के ऊपर लोगों का थोड़ा इत्मीनान नहीं है, भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है छोटे दलों पे कितना भरोसा है? छोटे दलों का तो ज्यादा समस्या नहीं है, ये ज्यादा जो है लेने वाला है। देखिए, छोटे दलों को लेने वाली जो है, ये दल जो है वो ज्यादा इसके लिए दोषी है। अब जैसे मान उदाहरण के लिए मैं नैतिक पार्टी, मुझे लेने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं लेगा वो? क्योंकि मैंने कोई जात के लिए आधार पर तो मैंने पार्टी बनाई नहीं। हम तो विचारों के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर तो एक पार्टी, ऐसी पार्टी तो नहीं चाहिए। हम लाख कोशिश कर रहे हैं तो कोई नहीं लेगा। लेकिन अभी हम ब्राह्मणों की पार्टी अगर हम बना दें और बात सोचे ही, मैंने मान लो एक जिले के ही ब्राह्मणों को केवल जुटा लें, तो हमको लेने वाले भाजपा भी मिल जाएगी, सपा भी मिल जाएगी। बल्कि हमारे घर अब तक तमाम नेता आ चुके होते हैं कि भाई ये तो देवरिया जिले के हैं, देवरिया जिले में ब्राह्मणों को संगठित कर लिया, चलो 0.0001% की वोट अगर इनके पास 4 लाख भी वोट तो चलो मिला लो, 2-4 लोग जा पाओ। तो ये लेने वाली पार्टियां हैं, ये सारा का सारा जड़ जो है समस्या इन बड़ी पार्टी जिसे अब बदनाम करते हैं छोटी। अब ये बड़ी पार्टियां नहीं लगी, जैसे राजभर है, भाजपा में था, आप चला आया उसमें, और क्या क्या उसने कहा, आप टीवी पे आ गया, किस तरह उसने कहा बिना हम ये पैसा लेंगे उसको लेंगे उसको लेंगे। ये निषादों वाली पार्टी का संजय निषाद क्या कहा कि मैं तो इतना पैसा लूंगा और इतना पैसा लेके, और फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी जिससे कहा कि मैं उसे मांग रहा हूँ भाजपा से, पर आप एक्सपोज किया और भाजपा आपको इतना पैसा दी तो हम जाएंगे, इतना पैसा देखिए, और उसके बाद ही भाजपा ने उसको ले लिया। अब भाजपा जैसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद ने खुलेआम कहा कि ये रेट है, मैं ऐसे ब्लैकमेल करूंगा, ऐसे क्या करूंगा, फिर उसके बाद मैं कमाने वाला मंत्रिमंडल का पोस्ट दूंगा जिसमें हमारी ज्यादा कमाई हो, और ये सारी बातें आपके मीडिया में आई। और उसी तरह राजभर भी कहा कि क्या, और समाजवादी पार्टी लपक के नहीं दिया बल्कि उसने शामिल किया, और अखिलेश पहुंच गए मऊ, और मऊ में जाके अखिलेश ने ऐसी घोषणाएं की जैसे लग गया कि ये राजभर के आ गया कि उनके लिए सत्ता का वो कुंजी देके चला गया। तो ये जब बड़ी पार्टी इस तरह के घटिया काम करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, या अच्छा अब ये देखिए, इसी बीच कांग्रेस पार्टी चली गई मायावती से मिलने। वो भले गई उनके माताजी के मरने के लिए, लेकिन उसके पीछे वो उनका ही संदेश था कि शायद मायावती को ढीली पड़ जाए, और ढीली पड़ जाए तो कुछ हमारे साथ उनका भी समझौता, इनका भी चल रहा है, अंदर खाने में चल रहा है, क्योंकि इनको कोई ऐसा पार्टनर मिल नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस। तो इन पार्टियों को, अगर इन पार्टियों में जरा भी ये वो थोड़ा सा विवेक हो रहा था कि हम जिन विचार, मेरे विचारों से जो मिलता है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में तो कोई कमी है नहीं। आप इतने दिनों से देखते आ रहा है कि अगर विचारधारा के स्तर पर सबसे अच्छी पार्टी है, लेकिन विचारधारा के स्तर पर आप उस पर अडिग रहते तो लोग जुड़ते हैं आपसे, तमाम लोग जुड़ते, क्यों नहीं जुड़ते? लेकिन आपने वही काम किया जो भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती तो आपको क्या जरूरत है कि आप उसी धर्म की राजनीति पर आप चलने लगे? आप इतने दिनों तक अगर जिस रास्ते से चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलते रहते, धीरे धीरे आप उस पर अडिग रहते, आपको समर्थन मिलती। समाजवादी पार्टी अगर राजभर को, जो राजभर भारतीय जनता पार्टी में था, पिछले चुनाव में वही उसी जगह पे वो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह गए उसी जगह पे, और उसी जगह पे समाजवादी पार्टी के अखिलेश गए। तो अब बताइए जनता का आखिर में जनता करे क्या? तो फिर सोचते हैं कि ये जब चोरही, उचक्के और जातिवादी और भ्रष्ट राजनीति है, तो भाई मेरा जहाँ फायदा होता है जो हमको ज्यादा देगा। अब ये चलिए मुफ्तखोरी वाली, देखिए मुफ्तखोरी में भी सारी पार्टियां, मुफ्तखोरी में भी सब पार्टियां बढ़ चढ़ के काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी कुछ मुफ्तखोरी बांटेगी, भारतीय जनता पार्टी फिर मुफ्तखोरी कर रही है, सपा कुछ देने को तैयार है। अब ये मुफ्तखोरी की राजनीति, अभी तो उत्तर प्रदेश मशहूर था जातिवादी राजनीति में, अब उत्तर प्रदेश अगले ये चुनाव जो होगा ये जातिवाद प्लस मुफ्तखोरी में कौन आगे बढ़ के इन लोगों को जनता को जितना
घूस दे रहा है, किसी को भ्रष्ट कर रहा है, और ये राजनीति। तो जब इस तरह की जो बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी, लोकतंत्र की जिम्मेदारी, छोटी पार्टियां तो एक समाज को निर्माण करने में लगी, लेकिन सत्ता को, व्यवस्था को चलाने में बड़ी पार्टियां आगे हैं, इसमें दो तो राय है नहीं। तो जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस फेयर इलेक्शन की बनती है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन जब इन चीजों को कानूनन रूप से, संविधान उसको बहुत बड़ा पावर दिया गया। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को इतने पावर दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप जैसे भी चाहे वैसे इस चुनाव की व्यवस्था को ठीक। अब देखिए कितनी बड़ी समस्या, इस समय इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है। अब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू है तो इसका मतलब चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन तब फील्ड में आ गया जब चुनाव प्रचार शुरू हो गया, और चुनाव प्रचार के पहले ही गाली गलौज, ये जो जूता औजार शुरू हो गया है। तो सारा तो शुरू हो चुका है। अब इसको कौन कंट्रोल करेगा इस समय? तो जबकि हो रहा है वास्तव में प्रचार, तो ये सारे प्रचार से माहौल एकदम विकृत हो। उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी नोटिफाई करेगा और कहेगा हम कोड ऑफ कंडक्ट लगाएंगे, ये मत कहिए, वो कहिए। अरे जितना होना था वो तो हो चुका, सारा कुछ हो चुका है। और जब सारा कुछ हो चुका है तो तुम्हारा इस काम के लिए तुम इलेक्शन कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दिया है कि इलेक्शन कमीशन चाहे डिक्लेरेशन के पहले भी अगर चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तब भी उसके पहले भी अब ऐसे कानून बनाओ कि आजाद के नाम पर कोई वोट नहीं मानेगा, लोग मोदी के नाम पर कोई कुछ नहीं कहेगा, लोग जो धर्म के नाम पर कुछ नहीं करेगा। आप पूरे राउंड द क्लॉक 12 महीने पार्टियों को रेगुलेट करो, और जब 12 महीने पार्टियों को रेगुलेट करोगे इनके कंडक्ट को तो बहुत सारी चीजें ठीक होंगी। अब ये सिर्फ 1 महीना चुनाव के दायरे में तो पार्टी रेगुलेट करते हो तो कैसे रेगुलेट जाएगी? तो ये सारी बातें, और जिम्मेदारी बड़ी पार्टी को जाते हैं, छोटी पार्टियों की जिम्मेदारी तो अपने लिए स्ट्रगल कर रही है और वो चाहते हैं कि देश में बेहतर हो, लेकिन उनके पास ताकत और संसाधन नहीं जुट पाते हैं। जी, मैं भरत गांधी साहब के पास आ रहा हूं। भरत गांधी साहब, आप एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक छोटी पार्टियों का मोर्चा बनाए हैं, और उसी वही बात जो यहाँ पे मैं कह रहा था, एक अभी मेरे दर्शक ने कहा है कि द किंग ऑफ पुअर, उन्होंने कहा कि जो छोटी पार्टियां हैं वो उन्होंने कहा कम पैसे वालों, बिना पैसे वालों की या शोषित लोगों के राजा बन के क्या फायदा, उनका अपना एक था। आप छोटी पार्टियों के मोर्चे में एक जो बात सबसे बड़ी निकलती है, लोगों का विश्वास नहीं रहता है कि आप सत्ता पक्ष के साथ या विपक्ष, जिसके विरोध में आप हैं या पक्ष में हैं, आप उसमें कायम रहोगे, इस तरह का एक आक्षेप लगता है। आपको क्या लगता है, आपकी राजनीति केवल अपने दल, अपने उस तक रहती है, या लार्जर कंटेक्स्ट में आप नेशनल पॉलिटिक्स भी देखते हैं? देखिए भाई आनंद वर्धन जी, मैं पांडे जी को भी सुन रहा था और डॉक्टर रविकांत जी को सुन रहा था, सहाय जी को भी सुना हूं, और आपका सवाल है कि विपक्ष में सेंधमारी से क्या पक्ष को फायदा होगा। भाई सवाल आप थोड़ा ऐसे पूछते तो ज्यादा बेहतर होता कि फूट डालो तो क्या राज कर पाओगे। चलिए यही मान लीजिए, सवाल यही है कि फूट डालो और राज करो। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है, लेकिन जो आपने चर्चा किया कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर या लोकसभा चुनाव को लेकर के एक महागठबंधन बनाया है, जिसको भारतीय महागठबंधन कहते हैं। ये एक व्यवस्थित गठबंधन है, ये कोई कुछ लोगों का चौराहों की मुलाकात नहीं है, और केवल 2022 के चुनाव के लिए नहीं है। जिस तरह से किसानों संगठनों ने एक संयुक्त किसान मोर्चा बना लिया है, उसी तरह ये एक संयुक्त राजनीतिक मोर्चा है, जिसमें सभी दलों के आने के लिए एक सिस्टम है, और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके आइडियल्स हैं, इसकी प्रैक्टिकल रूल्स रेगुलेशंस हैं, एंट्री के नियम हैं, एग्जिट के नियम हैं, फंडिंग का सिस्टम है। ये सब कुछ एक व्यवस्थित अलायंस है, और यह 5 अलायंसेस का साझा मंच भी है। इसमें कोई पार्टी भी एंटर कर सकती है, कोई अलायंस भी एंटर कर सकता है, और जो अभी तक पार्टियों को जोड़ने का काम कारपोरेट करता रहा, क्योंकि जो भी आदमी करोड़ों अरबों रुपया फ्लश कर देगा तो पार्टियां जुड़ जाती थी। यहां ऐसा नहीं है,
यहाँ कोई एक चेहरा भी नहीं है, जैसे किसान संयुक्त किसान मोर्चे का कोई एक चेहरा नहीं है। उसी तरह जैसे मैं हूं तो इसका केवल प्रवक्ता हूं, मैं इसका मुखिया नहीं हूं। इसी तरह तौकीर मियां खान है तो वो केवल उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो चेहरा नहीं है। इसी तरह से और भी एक पूर्व सांसद सैनी जी हैं, तो वह केवल जुडिशियल वाद विवाद झगड़े विवाद देखने के कमेटी के हेड हैं, वो सब कुछ नहीं है। या और भी पार्टियां जो आ रही हैं, संविधान में जो उसके पद हैं उन पदों के अनुरूप अपने अपने अधिकार और कर्तव्य हैं। इसलिए महागठबंधन एक स्थायी मंच है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने जो मंच बनाए वो उसमें सिस्टम का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए इसलिए चल पा रहा है कि सिस्टम भले ना हो लेकिन पैसा कमाने की गुंजाइश है, तो इसलिए चल रहा है। लेकिन यूपीए इसलिए नहीं चल पाता कि यूपीए के पास कोई सिस्टम नहीं है और सत्ता भी नहीं है कि पैसा कमा ले। इसलिए हम ये मानते हैं कि भारतीय महागठबंधन भारत की राजनीति में एक लंबी पाली खेलेगा। वो आया है शौकिया जाने के लिए नहीं। और ये ठीक है कि छोटे छोटे दल हैं, यहाँ बड़े दलों को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता है, ग्रेडिंग है, कोई राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, कुछ प्रादेशिक स्तर के दल हैं, कुछ मंडलीय स्तर के दल हैं, कुछ जनपद स्तर के दल हैं, कुछ विधानसभा स्तर के भी दल हैं। तो यहाँ पर ग्रेडिंग है, एक सिस्टम है और मुझे उम्मीद है कि इसी सिस्टम से हम विपक्ष को जोड़ पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि वह पूरे देश की किसानों की जमीन कब्जा करके अंबानी अडानी को दे देगी और फिर वो चुनाव आएगा तो खूब पैसा दे देंगे, वो फिर से इलेक्शन जीत लेंगे, ये सपना नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा इनका। और भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा देंगे तो चूंकि हिंदू बहुमत में है, मुसलमान अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हिंदू एक हो जाएंगे तो हम परमानेंट बने रहेंगे। ये सब सपने बहुत ख्याली पुलाव हैं, थोड़े दिन के लिए चलते हैं, ज्यादा लंबा नहीं चलता। मैं भारत को एक मिनी वर्ल्ड मानता हूं, ये कोई पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान जैसा कंट्री नहीं है। यहाँ पर बहुत समावेशी सोच, समावेशी दर्शन होगा तो यहाँ कोई राजनीति में सरवाइव करेगा। अगर कोई इंक्लूसिव अप्रोच नहीं होगी तो सरवाइव नहीं करेगा। इसलिए कोई भाई कह रहे थे कि छोटी पार्टियों पर विश्वास किया जाए। छोटी छोटी पार्टियां अगर एक साथ जुट जाए तो वो छोटी लकड़ियों की तरह होती हैं, गट्ठर को आप तोड़ नहीं सकते, एक लकड़ी को जरूर तोड़ सकते हैं। जी, मैं प्रोफेसर साहब आपके पास एक चीज बेसिक बहुत समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने थोड़ी एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स की बात कही थी। थोड़ा विषय से हटके है, लेकिन चूंकि आप यहाँ हैं और मुझे एक लालच है कि आपसे मैं ये चीज समझ लूं। ज्ञानेश से कहिए इसको जरा बंद करें, ज्ञानेश को बुला के कहिए बंद करें। मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट में जरा अपना बैक ऑफिस पे रखा है, ज्ञानेश इसको जरा बंद कर दीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। एक मिनट हो गया, हो गया। मेरा जो बेसिक प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि जो हमारे पुराने, जिनका आपने लिया नाम, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी, नेहरू, लोहिया, ये सब लोग बहुत पढ़े लिखे थे और इन सब लोगों ने दस्तावेज लिखे हैं। इन्होंने कोई मुंह से नहीं कहा कि औरंगजेब आ गया और सिकंदर आ गया और पोरस आ गया। इनके दस्तावेज हैं जिसको आप कोट करते हैं, आप कहते हैं भाई यहां देख लो ये लिखा है, यहां देख लो ये लिखा है। अब क्या है कि वो चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, कोई हो, ये सब लोग खूब पढ़े लिखे, खूब दस्तावेज लिखे, अपनी कहने की अभिव्यक्ति को कई माध्यम से लिखा। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है इसमें लिखना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। डिग्री को ये अच्छा, ये अच्छी बात मानी जाती है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, नेतृत्व आप करिए, लेकिन जब आप हमारा नीति निर्धारण कर रहे हैं तो गरीब से गरीब घर का व्यक्ति भी गांव से चाहता है कि मास्टर साहब जो पढ़े लिखे हो उनके यहां जाके लड़का कुछ सीखे। तो मेरा आपसे मूल प्रश्न फिर से वही है कि जब इन लोगों के पास कोई दस्तावेज ही नहीं है, लिखित कुछ नहीं है, सब मुंह जबानी है, जिसमें आधा झूठ या ज्यादा झूठ कम सच, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो एक अभी
आ गया है। और ये जो विपक्ष की छोटी पार्टियां हैं, सीबी पांडे साहब हैं, बहुत अच्छा लिख पढ़ सकते हैं, लिखते पढ़ते हैं, किताबें लिखी हैं, लेकिन कौन सुनने वाला। तो ये एक एजेंडा का जरा मुझे संकट, जरा रविकांत साहब आप समझाइए। देखिए, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, गांधी, अंबेडकर, लोहिया, नेहरू, सरदार पटेल, ये आजादी के आंदोलन में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और उस समय भारत बन रहा है, जिसे नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो उस भारत की खोज करते हुए उस भारत को बनाने की प्रक्रिया में हर व्यक्तित्व, इनमें व्यक्ति नहीं कह रहा हूं, हर व्यक्तित्व उस विचार की तलाश कर रहा है जिसके आधार पर आधुनिक भारत का निर्माण होना है, जिसके आधार पर इस देश का तसव्वुर होगा, जिस देश को आगे बढ़ना होगा उस विचार के आधार पर। और यही वजह है कि गांधी अपनी थीसिस ले आते हैं, जिसे हम गांधीवाद कहते हैं। अंबेडकरवाद एक विचारधारा है, लोहिया की समाजवादी अपनी विचारधारा है, और यहां तक कि सावरकर का अपना हिंदुत्व है। अगर आप देखिएगा, इकबाल का अपना है, जिसके दर्शन के आधार पर पाकिस्तान बनता है। तो उस समय एक आइडियोलॉजी बन रही थी, तमाम विचार बन रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि उस बनने की प्रक्रिया में जब देश को आजादी मिली, तो हमने उन तमाम विचारों को जो आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी थे, जो गैर प्रगतिशील थे, उनको छोड़ा भी। मसलन इकबाल की अगर थ्योरी है तो उसको छोड़ा, सावरकर की थ्योरी को छोड़ा। लेकिन हिंदुस्तान ने नेहरू की थ्योरी को, गांधी की थ्योरी को, अंबेडकर और लोहिया की थ्योरी को अपने उस एक किताब में, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, उसमें समेटा। उसके जितने भी संविधान सभा के लोग जो है, उस अधिकांश विद्वान हैं, और वो विद्वान, बाबा साहब तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, और वो जो बना करके ले आ रहे हैं उस पर डिस्कशन हो रही है, और वो हफ्तों चलने वाली डिस्कशन थी। चाहे वो भाषा का सवाल हो, कार्यपालिका का सवाल हो, इस देश की व्यवस्था संसदीय होगी कि अध्यक्षीय होगी, ये तमाम सवालों पर जो बहस होती है, उस बहस को समूचे एक भारतीय संविधान में एक तरह से एकत्रित कर दिया जाता है। और मुझे लगता है कि उसके बाद लोकतंत्र जिस रास्ते चला है, उसकी बुनियाद में, उसके केंद्र में भारतीय संविधान आ जाता है। अब आप जिन पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे लोगों में पांडे साहब हो, या हमारे साथ सहाय जी हो, या जितने भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनकी अपनी वैचारिकी है, अपना दर्शन है, अपनी पढ़ाई लिखाई है, लेकिन वो संचालित कहां से होगी, उसकी अनिवार्य शर्त है भारतीय संविधान। जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उनकी भी अनिवार्य शर्त है भारतीय संविधान। अब सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो सत्ता में है या विपक्ष में है, क्या वो संविधान को पढ़ते कि नहीं पढ़ते। विधायिका के लिए, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों शामिल होते हैं, जो चुने हुए हमारे सांसद हैं वो सारे शामिल होते हैं विधान बनाने में, और उनके लिए जरूरी होता है कि उन्हें संविधान की जानकारी हो। सवाल यहां बहुत महत्वपूर्ण यह है कि साहब संविधान उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो उसके बाद रात दिन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है, पार्लियामेंट को जिस तरह का प्रांगण बना दिया गया है कि वहां आप धार्मिक भावनाओं को जिस ढंग से पेश कर रहे हैं, आप किसी भी विधान को पेश करते हुए आप केवल शोरगुल में उसको करा लेते हैं। किसानों के लिए जो कृषि बिल लाए गए वो आपने कैसे पास कराए, ये क्या मालूम नहीं है लोगों को। तो आप जो लगातार उन जो विधान है उनका वायलेशन जो लगातार आप रोज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें चाहे पढ़े लिखे हो चाहे गैर पढ़े लिखे, वो लगातार उस तमाम वैचारिकी को जो हमारे संविधान में है उसका वायलेशन रात दिन कर रहे हैं, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब रही बात यह है कि उसमें है कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ बहुत बिल्कुल नए लोग आ रहे हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, जो वहां से नया डिस्कोर्स भी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि संविधान कोई स्थूल चीज नहीं है कि साहब संविधान में जो कुछ लिखा है उसी तरह से चलेगा। संविधान में उसी समय के बाद तमाम परिवर्तन भी हुए हैं, वो समय के साथ होने चाहिए, जरूरी भी है। अब नए डिस्कोर्स में मान लीजिए किसान का प्रश्न है, आदिवासियों का प्रश्न है, उनके जल जंगल जमीन का प्रश्न है, दलितों के सामने कुछ नए प्रश्न आ रहे हैं, स्त्रियों की आजादी का सवाल है, उनके आरक्षण का सवाल है।
तो इन प्रश्नों पर आप नए सिरे से डिस्कोर्स पैदा करेंगे। और ये वही कर सकते हैं जो थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, जिन्हें अपनी परंपरा की वैचारिकी का ज्ञान है, जो गांधी, नेहरू इन सबको पढ़े हैं, जिन्होंने अंबेडकर को पढ़ा है, जिन्होंने लोहिया को पढ़ा है, तभी तो आप डिस्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब राजनीति में पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि बेमानी है, कोई मतलब नहीं है। आप कितने पावरफुल हैं, आपके पास मनी कितनी है, मसल पावर कितनी है, कितना आप मीडिया मैनेजमेंट कर लेते हैं, कितना आप बरगला लेते हैं लोगों को, इससे राजनीति होती है। राजनीति पढ़े लिखे लोगों की अवस्था से नहीं रह गई। जी जी प्रोफेसर साहब, मैं एक अगला प्रश्न जरा भानु साहब आपसे है। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक नई पॉलिटिकल वो दिया। उन्होंने कहा था एक समय कि हम 5 चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हर साल एक एक चीफ मिनिस्टर, रोटेशन। और दूसरे एंड पे बीजेपी है जो कह रही 5 साल के योगी जी हैं, इन्हीं को नेतृत्व बहुत अच्छा चलाए हैं, कह नहीं रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ठीक से मेजॉरिटी आ गई तो योगी जी फिर रिपीट करेंगे। तो एक जगह रोटेशनल एक साल, एक जगह 10 साल 15 साल का एक चीफ मिनिस्टर। ये दो अलग अलग चीज विचार नहीं है भानु साहब? देखिए, विचार तो अलग होंगे ही होंगे। जब लोग अलग अलग मानसिकता के आ जाएंगे तो विचार तो अलग होना ही होना है। राजभर साहब एक जाति विशेष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत मतलब एक मुकुट हुआ करते थे। आज वो समाजवादी पार्टी के मुकुट बन गए हैं, कल वो किसी और राजनीतिक दल के मुकुट होंगे। तो ये क्रम है। अब वो ये कह रहे हैं 5 बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये लोक लुभावन चीजें हैं जो हमें अपनी वाणी से सिर्फ कह देना है, लोगों को बरगला देना है, लोगों को झुटला देना है, लोगों को बहला लेना है। किसी भी रूप में आप बात कर लें तो ये शुद्ध रूप से बात है साहब। हमारे भारत से ये सामने बैठे हुए हैं गांधी जी ने बड़ा प्रयास किया, हमारे संपर्क में भी आए थे। हम बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने उनको 7-8 छोटे राजनीतिक दलों के नामों नंबर भी दिए। लेकिन सच बता दूं गांधी जी, आपका प्रयास तभी फलीभूत होगा जब आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपकी जिस तरह की चाहत है, आपके दिल और दिमाग में जो भारत को आगे ले जाने का जज्बा है, अगर उसी विचारधारा के लोग आपके साथ आ जाएंगे तो आप भी आगे बढ़े आएंगे। वरना ये राजभर साहब 5 बना रहे हैं। अभी क्या है, अभी एक कुशवाहा जाति के आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं साहब हम तो 6 महीने का मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको हमारी बात मानना हो तो मानो, नहीं तो हम आपके साथ नहीं आ रहे। फिर उसके बाद हो सकता है कोई पंडित जी, अभी जैसे बात हो रही थी, पांडे जी कह रहे थे, कोई पंडित जी सामने आ जाएंगे, बोले नहीं, मुख्यमंत्री तो 1 महीने का होगा जिससे कम से कम 60 लोगों को प्रतिनिधित्व दे पाए। अरे सर, क्या मजाक बना रखा है, क्या उपहास उड़ाया जा रहा है इस लोकतंत्र का। और हम और आप सारे लोग बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन हम और आप कर क्या सकते हैं। एक गंदा शब्द बोल रहा हूं सर, माफी चाहता हूं आनंद साहब, गंदा शब्द बोल रहा हूं, तो चलिए थोड़ा शब्द को थोड़ा सुधार के बोल देता हूं। 4-1 से लोग खड़े हुए हैं सामने, चारों में ना तो प्रतिभा है, चारों में ना कोई गुंजाइश है, चारों में ना कोई सोच है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हमें उन्हीं 4 में से किसी एक को चुनना है। अब उन 4 में से जिसको आप चुन लो, बात तो वही आना है जो बात होती चली आ रही है। जिनको आप चुन लोगे उनकी एक विचारधारा है, रुपये कहां से आए, कल कमीशन कहां से मिले, तो कैसे कार्य हो सकता है। मैंने जो आपसे कहा था, जो आपने कहा था कि बिल्कुल 100% कानून बनते हैं, कानून टूटते भी हैं, लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा कहना था, जिसपे एक बार मंथन हुआ भी था और चुनाव आयोग का विचार सामने आया भी था कि एक बार अगर गांधी जी किसी भी राजनीतिक दल से विधायक बन जाते हैं, ये इस्तीफा दें, ये इस्तीफा ना दें, इन्हें पार्टी हटा दे, ये खुद छोड़ के चले जाएं, लेकिन आगामी 6 साल तक ये डिबार रहेंगे। तो आगामी 6 साल तक जब आपको डिबारी रहना है तो फिर क्या कर लोगे आप। भाई साहब, छोटे दल बनते हैं, बनते रहेंगे, ये तब तक बनते रहेंगे जब तक बड़े राजनीतिक दल अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे भटकते रहेंगे, उससे लोगों को भटकाते रहेंगे। अब अगर आप आज्ञा दें तो हम आधा मिनट और ले लें, अपनी मन की बात भी कह दें। साहब, मोदी जी के मन की बात तो बहुत सुनी हम लोगों ने,
जल्दी से आधे मिनट में। जी जी आधा जी मिनट जी में, आधा मिनट में। चलिए हमारे यहाँ भी बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए मोदी जी कह के गए थे 3 साल के भीतर बनवा देंगे। सर 7.5 साल हो गए और मोदी जी आ रहे हैं। कहाँ है विचारधारा, कहाँ है सच? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे आप तो अपने आप को राम भक्त कहते हो, कैसे राम भक्त हो आप? झूठे हो आप। बरगलाने का काम करते हो आप। झूठ बोल के चले गए, हम लोगों को बरगला के चले गए। हो गया सर हमारा आधा मिनट। मैं भानु साहब, अगर वो दिन दूर नहीं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं आजकल, और अगर आप लोगों को मैं इस किताब का प्रचार भी कर रहा हूं, आप लोग अगर इसको पढ़िए, ये 1950 में जॉर्ज ऑरवेल की 1984 है। आप अगर पढ़िए तो आपको शायद कुछ दिनों बाद ये माना जाने लगेगा कि बुंदेलखंड राज्य बन गया और आप बहुत खुशी में हैं, आप बहुत खुशहाल हैं, वहां बड़ा अच्छी खेती हो रही है, वहां जल संसाधन पूरे हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। ये किताब 1950 में लिखी गई, राइटर मर गया 1950 में, नाम 1984 है। आज पढ़िए तो इतनी सामायिक लगती है। मैं सीबी पांडे साहब आपसे जल्दी से एक प्रश्न करके फिर समझ लूं। एक आक्षेप लगता है कि जो छोटी पार्टी हैं, इनको बड़ी पार्टी के कुछ नेता अपने हिसाब से खड़ा करवाते हैं। ये कई जगह आक्षेप लगता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जात का वोट अगर वो विपक्ष को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं इसको खड़ा कर दूं। वो कई पार्टी के लोग इस तरह का काम करते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक 1952 में एक था ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, कई जगह कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जीत जाएंगे या फर्स्ट सेकंड जीतेगा, ये सिर्फ 37% वाला नहीं, 37 के साथ हो सकता है 36 वाला भी जीत जाए। तो क्या वो वैचारिक रूप से, सिर्फ मैं पूछ रहा हूं, वो क्या बेहतर सिस्टम था या जो अभी है कि नहीं हमने बाकी को बांट दिया, मैं कम वोट करके भी, कम प्रतिशत के साथ भी मैं जीत रहा हूं? ये देखिए हमारे देश में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये इतनी बड़ी, क्योंकि डाइवर्सिटी है इस कंट्री में, तो 2 पार्टी सिस्टम, तो मेरा जो व्यक्तिगत विचार है 2 पार्टी सिस्टम इस देश में नहीं, क्योंकि अगर 2 पार्टी सिस्टम कर देंगे तो इतनी डाइवर्सिटी है, लोगों की इतनी अपने अपने रीत रिवाज, विचार, पद्धति, जीने की, पूजा की, रहने की, मतलब प्राकृतिक आर्थिक डाइवर्सिटी है। 2 पार्टी सिस्टम वहाँ होता है कि जिसमें सोसाइटी में जो होमोजिनिटी हो, मतलब एक ही जैसी सोसाइटी हो, चाहे इधर हो चाहे उधर। हमारे यहाँ वो संभव। अब ये मल्टी पार्टी सिस्टम में, जब आप मल्टी पार्टी सिस्टम में, ये जो सबसे बड़ा जिसके तरफ आप इंगित कि मल्टी पार्टी सिस्टम में वोट तो कुछ ना कुछ बटेंगे। मान लीजिए हमने नैतिक पार्टी को लड़ाया, तो भले हम न जीते हैं, लेकिन 2, 4, 10 हजार वोट तो हमको मिल ही रहे हैं ना। तो अब 2, 4 वोट तो मैंने उसको, 2, 4 वोट वो मैंने कम किया, और वो वोट उनके नजर में एक तरह से उन्होंने सोचा कि ये किसका वोट काट सकते हैं, चलो इनको अप्रोच कर दो और इनको कुछ पैसे वैसे दे दो और ये 4,000 5,000 वोट इनका काट दें, ताकि हमारे वोट बैंक में न हो दूसरे वोट बैंक। जैसे उदाहरण के लिए जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, ओबीसी को क्यों लाया जा रहा है? ओबीसी को जब पूरा जो फंडिंग हो रही है, वो इसीलिए फंडिंग हो रही है ना कि अखिलेश के वोट को, मुस्लिम वोट जो इस समय शायद मुसलमानों का काफी सपोर्ट उनको मिलने की उम्मीद लोग कर रहे हैं, तो ओवैसी जब खड़ा हो जाएगा तो अगर 10,000 5,000 वोट तो ओवैसी कमेगा। और ओवैसी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं मुसलमानों का नेता होना चाहिए। अब मुसलमानों का नेता का मतलब वो केवल वो मुस्लिम वोटों को फोकस कर रहे हैं, ताकि कुछ मुस्लिम वोट जो है निश्चित रूप से उनके तरफ, वो मुसलमानों को, देखिए ओवैसी के पूरे चुनाव प्रचार की तरह भाषण सुनिए कि मुसलमानों का एक उत्तर प्रदेश में नेता होना चाहिए और मुसलमान लोग ही खाली उनको फोकस, पूरा उनका प्रचार मुसलमानों। तो ये जो तरीके हैं, इस तरीकों को मैंने पहले कहा कि आपसे, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी किसकी है? ये सारी जिम्मेदारी जो है इस देश में इलेक्शन कमीशन की है, और इलेक्शन कमीशन को बहुत पावर, वो डिसाइड नहीं करता, और वो इलेक्शन कमीशन को क्या करा, सुप्रीम कोर्ट बार बार उसको कहता है कि भाई हम तो चलाएंगे नहीं इलेक्शन प्रोसेस को, उनको डायरेक्शन भी देता रहता है, समझाता भी रहता है कि ऐसे कीजिए वैसे करिए। अगर ये इस तरह के, जब ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक पार्टी का नेता चुनना चाहिए, मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो क्या इलेक्शन कमीशन को सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या करें? राजभर कह रहा है कि राजभरों का वोट हम चाहिए हमको, तो क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या करेंगे? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए और वहाँ भोपाल में ट्रेन का उद्घाटन किए, और नाम किसके नाम से रखे? तो लग नहीं रहा कि वो किस जात को फोकस कर रहे हैं,
और उस जात को फोकस करने के लिए उन्होंने सारी की सारी योजना उस जात को फोकस करने के लिए उसी के नाम से स्टेशन किया और उसी नाम से ताकि लोग समझेंगे उस पर्टिकुलर जात के लोग, तो सबको दिख रहा है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जिनकी जिम्मेदारी है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, अब सीबी पांडे नैतिक पार्टी को लेकर तो नहीं जाके ठीक कर देंगे, वो तो अपना चिल्लाएंगे, चिल्लाते रहे। आनंद वर्धन साहब इस बात बहस कराते रहेंगे, बड़ा गलत हो रहा है, लोकतंत्र में तो जैसा होना चाहिए लोकतंत्र वैसा विकसित नहीं हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन को तो ठीक करने की जिम्मेदारी, और संविधान ने दे रखा है कि तुम जो चाहो करो अपने, अगर उसके कोई रोकेगा तो नहीं है, अगर इनको कोई रोकेगा नहीं, जो चाहो इनको सारा अधिकार मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट वोट कर चुका है कि आप कुछ भी करो, सारे अधिकार तुम्हारे पास है, तुम्हारे कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसा इलेक्शन हमको जस्ट फेयर और लोकतांत्रिक सिस्टम ग्रो करना चाहिए, हमें कोई तुम्हारे पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। इतना अधिक पावर मिलने के बाद भी इलेक्शन के बैठ के यहाँ से देख रहा है, सब नाच हो रहे हैं, नंगा नाच हो रहा है, सब पूरी व्यवस्था में अगर जूता पैजार हो रहा है, अब बैठे हैं और फिर उसके बाद गड्ढे माहौल। अब इनको तो जिसके पास ताकत होगी ऐसे माहौल में जब जूता पैजार होता है, अब कियोस्क में कौन जीतता है? कियोस्क में जो सबसे बड़ा उस कियोस्क का जो पैदा करने वाला होता है वही कियोस्क में जीतता है। तो कियोस्क इसमें जो सबसे ज्यादा कियोस्क पैदा कर लेगा वो अब आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए देश को ऐसे आप और संविधान की ऐसी तैसी कर। एक बात मैं खत्म करूंगा, देखिए संविधान आने के बाद हमारे सारे आदर्श तो उस संविधान में रखते, पूरा आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पढ़िए, उससे भी बढ़कर फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कोई बात कर रहा है? 20 साल से फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा हुआ है। किसी इलेक्शन में आपने देखा कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी जो बहस हो कि हमें अपने देश के आदर्शों को, अपने भारतीय सामाजिक संस्कृति को, अपने स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को, अब एक वर्ड है उसमें जिसमें कि हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संरक्षित करना है, और ये स्वतंत्रता संग्राम के वो हीरोइन कह रही है कि कोई स्वतंत्रता संग्राम में कोई आदर्श ही नहीं है, तो और उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट चल रही है। ठाट से किसी गवर्नमेंट के किसी स्पोक्स पर्सन ने जो संविधान की शपथ लाने पर किसी ने कहा कि ये गलत कर रही है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है कि उन आदर्शों को जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों उनको संरक्षित करना है, उनको फॉलो करना है, उनको बचाए रखना है, और उसका धज्जी उड़ रही है। और फिर भी किसी ने भी कहा, या किसी मुख्यमंत्री ने या किसी प्रधानमंत्री ने कहा, या किसी सत्ताधारी पार्टी के किसी आदमी ने कहा कि तो क्या गलत है, इसको तो चूंकि वो फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसलिए आप उसको नहीं कहें, भले नहीं इन्फोर्सेबल हो। अगर फंडामेंटल ड्यूटी है तो गवर्नमेंट की तो ड्यूटी है कि उस फंडामेंटल जो संविधान में जो बातें लिखी गई उसको इन्फोर्स करने, भले वो आपको मैंडेटरी ना हो, लेकिन अगर लिखा है तो रिडंडेंट तो है नहीं। अगर लिखा है तो उसको आपको उसको महत्ता देना चाहिए, और महत्ता देने के नाम ही भी भाई सवाल उठाते हैं। कैसे तुम फ्रीडम मूवमेंट के सारे जो फ्रीडम मूवमेंट, इतना लंबा फ्रीडम मूवमेंट बेटा, उसके आदर्शों को तुम कह रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह से सब अपने कम से कम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास जी। मैं भरत गांधी साहब आपसे 2 प्रश्न हैं, एक साथ ही जोड़ ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से उसका उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न जो है वो है कि जो छोटी पार्टी हैं उनको बहुत आसानी से लोग कहते हैं कि ये सत्ता पक्ष की बी टीम, जैसे ओवैसी के लिए कहा जा रहा है या किसी के लिए कहा जा रहा है। इसमें बहुत आसानी से ये हम लोग कह देते हैं कि भाई उनकी बी टीम है क्योंकि ये इस तरह से बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो पांडे साहब ने रेस की है, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी ये नहीं हो रहे हैं, मुद्दा सेट हो रहा है, कुछ और उठा दिया जा रहा है। शाहरुख खान के लड़के क्या ड्रग, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, अभी कंगना रनौत जी का भी, उन मुद्दों को उठा के मीडिया के हाथ में दे दिया जा रहा है और मीडिया उसको भरपूर तरह से चला रही है और मेन मुद्दे किनारे हो जा रहे हैं। ये दोनों पे जरा, एक तो बी टीम वाली बात और दूसरी बात ये जो मेन मुद्दों से भटकाने का एक काम हो रहा है इसमें। भरत गांधी साहब। हाँ देखिए भाई, हम लोगों को चीजों को थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहिए। कुछ तो ढांचागत समस्या है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अच्छे क्वालिटी के लोग पार्लियामेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए हम प्रेजेंट पॉलिटिशियंस को ही दोषी नहीं कह सकते। अब
भरत गांधी पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं, पांडे जी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो हमारे जैसे लोगों को ऑब्जर्व नहीं करता, क्योंकि हम क्राइम नहीं कर सकते जो इलेक्शन की बेसिक नेसेसिटी है जीतने के लिए। हम किसी भी तरह फंडिंग के लिए वो सब काम नहीं कर सकते जो इलेक्शन के लिए जीतने के लिए जरूरी होता है। हम समाज के दो वर्गों में लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं कर सकते जो इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी होता है। पांडे जी ने लखनऊ में नहीं किया, मैं भी लखनऊ में रहता हूं, मैंने सुना नहीं कि कभी पांडे जी ने कोई दंगा कराया हो। दंगा कराए होते तो इलेक्शन जीत गए होते, नहीं कराया तो नहीं जीते। तो ये हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे लोगों को ऑब्जर्व करता नहीं है। हमें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को फॉर्मेट करने की जरूरत है। उसके लिए हम किसी पॉलिटिशियंस को दोषी नहीं ठहरा सकते, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि जो छोटी पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि उनमें ये दोष है कि वो बड़ी पार्टियों का एजेंट या उनके एजेंडे को आगे करने के लिए टूल बन जाते हैं, तो ये काम तो बड़ी पार्टियां भी करते हैं। जो छोटी पार्टियों पर एलिगेशंस हैं, आरोप हैं, वो बड़ी पार्टियों पर भी हैं, और मैं भी इसको ढांचागत समस्या मानता हूं। आखिर पूरे कंट्री में ये बहस करके कानून क्यों नहीं बनना चाहिए कि कोई भी आदमी इलेक्शन जीतने के लिए मिनिमम 51% वोटिंग जरूरी हो। अगर 51% वोटिंग हो, इसी को तो आप बहुमत कहेंगे। जो 30% वोट लेके जीतता है वो शॉर्टकट के रास्ते, नैरो माइंडेड आदमी इलेक्शन जीत सकता है। लेकिन 51% आप जैसे परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे आपको ब्रॉड माइंडेड आदमी मिलते जाएंगे। ये तो आपके पास गुंजाइश है, लेकिन इस पर कोई नहीं चाहता। यहां तक कि बुद्धिजीवियों के बीच भी मैं इस बारे में चुप्पी देखता हूं। बड़ी पार्टियां तो ऐसा चाहेंगी नहीं, क्योंकि वो तो कम परसेंटेज का फायदा उठा रही है। तीसरी बात ये कि एक अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, लेकिन यूपीए और एनडीए या हमारे भारतीय महागठबंधन के अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन कहां है? चूंकि पार्टियों के में इलेक्शन इंटरनल डेमोक्रेसी है या नहीं, उनकी फंडिंग प्रॉपर है या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन चेक करता है। लेकिन जब अलायंस के फोरम पर कोई बदमाशी करे, गलत काम करे, करप्ट काम करे, करप्शन करे, वो फाइनेंशियल रूल्स का वायलेशन करे, तब इलेक्शन कमीशन कैसे चेक करेगा? 1989 के बाद अलायंसेस का रूल चल रहा है, पार्टीज का रूल 88 में खत्म हो गया था। राजीव गांधी अंतिम प्राइम मिनिस्टर थे जब वो पार्टीज के रूल में थे। इसके बाद अलायंसेस के रूल हैं, और अलायंसेस की डेमोक्रेसी को, इंटरनल डेमोक्रेसी को चेक करने का कोई भी मैकेनिज्म हमारी कंट्री में मौजूद नहीं है। और अगर इंटरनल डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह से पटरी से उतरा हुआ है। मैं ये मानता हूं कि हमें जितने एनर्जी हम लोगों ने पॉलिटिशियंस के कैरेक्टर पर लगाई, पॉलिटिशियंस के कैरेक्टर को ऑडिट करने पर जितनी ताकत हमने लगाई, बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, उतना ही एनर्जी हमें लगाना चाहिए पार्टीज के कलेक्टिव कैरेक्टर को ऑडिट करने का, उनको इंक्वायर करने का, उनको जांचने का। इसी तरह अलायंसेस के जो पर्सनल कैरेक्टर हैं उनको भी ऑडिट करने का, जांच करने का हमें एनर्जी लगानी चाहिए। हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें भारत के संविधान में, कानून में कमी तो दिखती है, लेकिन पार्टियों के संविधान की हम चर्चा नहीं करते। पार्टियों का संविधान जिस तरह से बनता है वो एक गैंग का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और एक गैंग की तरह जो चलाएगा वो पार्टी चलेगी। अगर डेमोक्रेटिक वे में चलाएगा तो पार्टी नहीं चलती। आखिर इस पर रिसर्च तो होनी चाहिए। ये बुद्धिजीवी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अंत में एक बात और कहना चाहूं कि मैं दिल्ली में था तो एक सर्वे हो रहा था, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एक सर्वे हो रहा था कि भाई पढ़ने लिखने की कंडीशन लगा दी जाए कि ये एमए करने के नीचे वाला इलेक्शन ना लड़ पाए। तो उस समय सर्वे में मैं भी शामिल था। तो मैंने उनको कहा कि भाई क्या गारंटी है कि पढ़े लिखे लोगों के कोई अच्छा कैरेक्टर होता है? इस बात की क्या गारंटी है कि पढ़े लिखे लोग सज्जन होते हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि पढ़े लिखे लोग दूसरों की भलाई परमार्थ चाहते हैं?
हमने तो बहुत लोगों को देखा है और देश भी देख रहा है कि जो जितना पढ़ लिख लिया अपनी बुद्धि का नकारात्मक और एंटी सोशल यूज करता है। ये जो जातिवाद है, संप्रदायवाद है, ये तो पढ़े लिखों में देखने को मिलता है। आप गांव के आदमी में चले जाइए, वहां जातिवाद नहीं मिलेगा, दमादवाद जरूर मिलेगा कि दमाद ढूंढने के लिए वो जाति ढूंढता, लेकिन राजनीति में वो अच्छा आदमी चाहता है। लेकिन शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी जाति का आदमी इलेक्शन जीते, उनके धर्म का आदमी इलेक्शन जीते, चाहे महाडकैत हो, महाचोर हो, महाभ्रष्ट हो, अय्यास हो, रेपिस्ट हो, लेकिन इलेक्शन वो उसकी जाति का वाला चाहिए। जैसा कि राजभर की चर्चा हुई या और भी जिक्र हुई। मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिशियंस के जो बिहेवियर है हाउस के अंदर, उनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी हमारे लॉज पर है, जो हमारा पार्लियामेंट की बिजनेस रूल्स हैं उस पर है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पर है। मैं अगर ये कहूं कि हाउस के अंदर लोग ठीक बिहेव का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, घटिया क्वालिटी की बातें कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां सुना रहे हैं, पेपर फाड़ रहे हैं, अगर ऐसी बात आती है तो मैं पॉलिटिशियंस की कोई गलती नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि शरीर में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया जो शरीर में काम आते हैं और एक बुरे बैक्टीरिया। अब ये जो हमारा लॉ है, कानून है, ये बुरे बैक्टीरिया को मारने का एंटीबायोटिक है। ये हमारे कानून ने बुरे लोगों के बुरे बैक्टीरिया को मारा क्यों नहीं? ये बुरे बैक्टीरिया पार्लियामेंट में घुस कैसे गए? अब आप बैक्टीरिया को कहिए कि हे बैक्टीरिया तुम इतने बदमाश क्यों हो, हे बैक्टीरिया तुम झगड़ा क्यों करते हो, हे बैक्टीरिया तुम अच्छे क्वालिटी का काम क्यों नहीं करते? तो बैक्टीरिया को दोष देने की बजाय हमें एंटीबायोटिक पर दोष देना चाहिए, डॉक्टर पर दोष देना चाहिए। इस समय पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोफेसर हैं, ये उनका विफलता है, वो नाकाम हुए हैं कि परिस्थिति के मुताबिक वो अच्छे कानून, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, इलेक्शन सिस्टम में कोई बढ़िया सुझाव देने में नाकाम हुए हैं। ये उनकी कमी की वजह से बैक्टीरिया, गलत बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया हाउस में घुस गया है और वह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी जिक्र अभी रविकांत जी ने किया या पांडे जी ने किया या पूरे देश में मीडिया में होती है। और मीडिया एक तरफ तो इनकी जिक्र करता है, काउंटर करता है, और दूसरी तरफ मीडिया इन चीजों को प्रोत्साहन भी देता है। वो पैसे से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, और राजनीति की कोई अर्थव्यवस्था होती नहीं है, ऐसा क्यों है? हर चीज की इकोनॉमी है, तो पॉलिटिक्स की इकोनॉमी क्यों नहीं है? जब तक हम पॉलिटिक्स के इकोनॉमी क्रिएट कर नहीं करेंगे तब तक हम कोई अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। जब तक हम इलेक्शन में सुधार नहीं करेंगे अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जब तक हम सुधार नहीं करेंगे अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। देश में अच्छे लोग हैं और बहुमत में अच्छे लोग हैं, लेकिन वो इलेक्शन में नाकाम हो जाते हैं। इस बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। हमें लगता है इसी पर एक बार डिबेट रखी जाए तो बहुत कल्याणकारी होगा देश के। ठीक है भरत साहब, आपकी बात बिल्कुल है और अगले उसमें कहीं ना कहीं इसको जरूर रखा जाएगा।